स्टार्ट होते ही हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जो कि टाउन में न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। उस टाउन में एक मुर्दे घर भी था। वो बच्चा देखता है कि काफी टाइम से उस मौजरीज के बाहर से किसी ने न्यूज़पेपर नहीं लिया। तब वो बच्चा कैमरा लेकर मौजरीज के अंदर चेक करने के लिए जाता है। वो बच्चा वहां पर जाकर एक पिक्चर क्लिक करता है। वहां पर उसे किसी की आई दिखाई देती है। तभी मौजरीज के अंदर से एक आदमी बच्चे के सामने आ जाता है और उस आदमी का नाम डार्क होता है। वो बच्चा उस आदमी से डरकर अपना कैमरा लिए बिना ही वहां से भाग जाता है। बाद में डाक उस कैमरे को उठाकर एक बॉक्स में डाल देता है जहां पर पहले ही कुछ लोगों के सामान पड़े हुए थे और ये उन लोगों के सामान थे जो अब से पहले यहाँ पर आ चुके थे। फिर हम देखते हैं कि डार्क एक बच्चे का फ्यूनरल कर रहा है। फ्यूनरल खत्म हो जाने के बाद वहाँ एक लड़की आ जाती है जिसका नाम सैम होता है। सैम एक्चुअल वहाँ पर जॉब के लिए आई थी क्योंकि डार्क ने असल में बाहर जॉब का नोटिस लगा रखा था। इसके बाद सैम मौजरीज की मिस्टीरियस कलेक्शन देखती है और उस कलेक्शन में कुछ बुक्स भी इंक्लूडेड थी जिसे देखकर सैम अट्रैक्ट और काफी इम्प्रेस हो रही थी। डार्क बताता है कि इन बुक्स में मरे हुए लोगों की स्टोरीज हैं, जिसपे सैम कहती है तो फिर मुझे भी कुछ स्टोरी सुनाइए ना, और सारी स्टोरीज हॉरर होनी चाहिए और इंटरेस्टिंग भी। इसके बाद डार्क उससे पहले स्टोरी सुनाता है। ये स्टोरी है 1915 की, जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि पार्टी के दौरान वॉशरूम आ जाती है और जब वो लड़की लाइट ऑन करती है तब उसके हाथ में अजीब सा लिक्विड लग जाता है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि असल में वो लड़की चोर थी जो कि वॉशरूम के बहाने वहां पर आई थी। उसने पार्टी में आने वाले सारे गेस्ट्स के वॉलेट चुरा लिए थे, जिसमें से कैश तो निकाल कर वो अपने पास रख लेती लेकिन वो फेंक देती है। वहीं पर उसने किसी की एक कॉस्टली वॉच भी चुराई हुई थी। तभी उस कबर्ड से किसी की आवाज सुनाई देती है। वो उस डोर को ओपन करने की काफी कोशिश करती है लेकिन बड़ी मुश्किल से वो डोर खुल जाता है। लेकिन जैसे ही वो डोर खोलती है वो लड़की बहुत बुरी तरीके से डर जाती है क्योंकि उस कबर्ड में काफी डेंजरस और हॉरर मॉन्स्टर को कैद करके रखा हुआ था और उस मॉन्स्टर के बहुत सारे पैर थे। वो मॉन्स्टर बाहर आने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो लड़की वापस से कबर्ड के डोर को बंद कर देती है और फिर डरते डरते आराम आराम से कदम बढ़ाते हुए वो वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी उसके हाथ से वो वॉच गिर जाती है और उस वॉच के गिरने से वहां पर एक जोरदार आवाज पैदा होती है। उस आवाज को सुनकर वो कई सारे पैरों वाला मॉन्स्टर बाहर आ जाता है और वो उस लड़की को पकड़ के उसे खींचकर अपने साथ कबर्ड में ले जाता है और साथ साथ वो वहां की लाइट भी ऑफ कर देता है और यहाँ पर उनकी स्टोरी नंबर 1 एंड हो जाती है। सैम कहती है कि स्टोरी बस ठीक थी, इतनी खास नहीं थी क्योंकि ये स्टोरी उसे ज्यादा पसंद नहीं आती है। वो डार्क कहती है कि मुझे और ज्यादा डरावनी स्टोरी सुननी है, लेकिन उससे पहले डार्क सैम से जैक एग्रीमेंट पेपर पर साइन कराता है और बाद में उसे मर्जरीज की विजिट करवाया जाता है। इसके बाद डार्क उसे सेकंड स्टोरी सुनाता है और ये स्टोरी ईयर 1916 की है, यानी कि पिछली स्टोरी से 10 साल बाद की कहानी, जहाँ पर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक लड़की से मिलता है। उन दोनों की बातचीत होती है और वो दोनों एक अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। वो दोनों काफी टाइम के लिए एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। नेक्स्ट डे की मॉर्निंग जब वो लड़का सोकर उठता है वो देखता है कि उसकी बॉडी पर रैशेस बने हुए हैं, इसलिए वो डॉक्टर के पास जाता है और वो डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट कराता है। जब वहां पर वो जाता है उसके पेट में से किसी क्रिएचर की आवाज सुनाई देती है और उस लड़के की हैरान कर देने वाली रिपोर्ट सामने आती है और वो ये कि वो लड़का प्रेग्नेंट है। फिर जैसे ही वो लड़का घर जाता है उसका पेट बढ़ने लगता है और वो ये अपनी फ्रेंड को कॉल करके भी बताता है और फिर वो उसी लड़के के घर जाता है। उस लड़की के घर पर जाके वो उस पर काफी गुस्सा करने लगता है और उसी टाइम उसके पेट में पेन होने लगता है और वो ये कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और तभी उसकी स्किन काफी अजीब लग रही होती है। फिर एकदम से उसका पेट फट जाता है और वो वहीं पर मर जाता है, लेकिन मरते मरते एक मॉन्स्टर बेबी की बर्थ होती है। फिर उस लड़की की मदर उस मॉन्स्टर बेबी को एक रूम में रख लेती है जहाँ पर पहले ही बहुत सारे मॉन्स्टर बेबी थे। सैम को डार्क की बताई गई स्टोरी काफी अच्छी और इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि ये मूवी डरावनी थी और इसमें काफी सस्पेंस था। फिर डार्क सैम को एक बेसमेंट पे लेकर जाता है जहाँ पर सैम को एक लड़की की डेड बॉडी दिखाई जाती है। फिर वो उसी लड़की की स्टोरी सैम को सुनाता है कि ये स्टोरी 1917 की है, यानी कि ये भी पहली स्टोरी के 10 साल बाद की स्टोरी है, जहाँ पर हम एक कपल को देखते हैं जो हस्बैंड वाइफ अपनी मैरिड लाइफ में काफी खुश थे और उसमें जो हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन शादी के दौरान बाद वो लड़की मेंटली डिसऑर्डर हो जाती है। लेडी का हस्बैंड अपनी वाइफ को ठीक करने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है और वो बहुत ज्यादा ख्याल रखता है, लेकिन उसकी तबीयत ज्यादा से भी ठीक नहीं होती है। इस बात की वजह से उसका हस्बैंड काफी दुखी था और वो काफी टेंशन लेता था। फिर एक रात उसकी वाइफ को ठीक करने के लिए वो उसके साथ कैंडल लाइट डिनर करता है, लेकिन उस आदमी की वाइफ ना तो कुछ बोल रही थी
ना ही कुछ खा पी रही थी, इवन उसने मूव करना भी छोड़ दिया था। तभी उस लेडी का हस्बैंड उसे एक स्टैच्यू गिफ्ट करता है और साथ साथ वो उसे खाने में मेडिसिन का ओवरडोज भी दे देता है, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे डॉक्टर ने कहा था, क्योंकि वो उसकी वाइफ को और दुख की जिंदगी से आजाद करना चाहता था। अब उस लेडी का हस्बैंड ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसे ऐसा करना पड़ा। लेकिन तभी उस लेडी का हाथ मूव करने लगता है और फिर वो अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ लेती है। अपनी वाइफ को मूव करता देख उसका हस्बैंड उसे वॉमिट करवाता है कि ओवरडोज की वजह से उसकी मौत न हो जाए। लेकिन तभी उसकी वाइफ का सर टेबल पे जाके लगता है, जिससे सामने पड़ा हुआ स्टेच्यू उसके सर में जाके घुस जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर उस लेडी का हस्बैंड जल्दी से डॉक्टर को कॉल करता है और डॉक्टर को सारी बात बता देता है, उसकी मूव करने की, उसके मरने की। उसे कहता है कि अपनी वाइफ की डेड बॉडी का जल्दी से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, यानी उसे कहीं पर दफना दो या कहीं पर फेंक दो। ये सुनकर उस लेडी का हस्बैंड ऐसा ही करता है, वो अपनी वाइफ की डेड बॉडी को एक बॉक्स में डाल देता है, लेकिन बॉक्स छोटा होने की वजह से उस लेडी के पैर अंदर नहीं आ रहे थे। इसी वजह से उसका हस्बैंड उसके दोनों पैर काट देता है और दोनों कटे हुए पैरों को बॉक्स में डालकर लिफ्ट के जरिए वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से लिफ्ट बंद हो जाती है और उन बॉक्स में बहुत सारा खून बाहर आने लगता है, जिससे वो पूरी तरीके से खून से भर जाती है। इस बात की वजह से उस लेडी का हस्बैंड बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से बाहर निकलने के लिए कोशिश करता है, लिफ्ट का डोर ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन तभी वहां पर उनकी नेबर आ जाती है और वो उस आदमी की हेल्प करने के लिए, उस लिफ्ट से बाहर निकालने के लिए पुलिस को कॉल कर देती है। लेकिन तभी अचानक से लिफ्ट चल पड़ती है और वो नीचे की तरफ जा रही थी। तभी जो आदमी बाहर दिखता है उसे उसकी वाइफ के साथ स्पेंड किए गए सारे मोमेंट्स याद आने लगते हैं और तभी अचानक से वो बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसमें से उस लेडी का भूत बाहर आ जाता है। उस लेडी का भूत अपने हस्बैंड के पास आ जाता है, लेकिन फिर हम ये जान पाते हैं कि ये सब कुछ एक इमेजिनेशन थी, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, क्योंकि वो डिप्रेशन की वजह से आदमी का मेंटल बैलेंस खराब हो गया था। वहां पर पुलिस भी आ चुकी थी और पुलिस को डेड बॉडी वाला बॉक्स भी मिल जाता है और उस आदमी को मेंटल अलाइजम भी भेज दिया जाता है। सैम को ये स्टोरी भी काफी अच्छी लगती है। सैम डॉग से कहती है कि आपकी सारी स्टोरी काफी अच्छी है और काफी इंटरेस्टिंग है, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि सारी स्टोरीज में बहुत अच्छा मॉरल भी है, और वो ये कि जो भी किसी के साथ बुरा करता उसके साथ भी बुरा होता। इसके बाद डॉग सैम को बेसमेंट में लेकर जाता है और यहाँ पर सैम डॉग के सामने खुद को रिवील करती है। वो डॉग को बताती है कि मैं यहाँ पर किसी जॉब के लिए नहीं आई थी, बल्कि कॉफिन में रखे गए उस बच्चे के लिए आई हूँ, जिसका अभी कुछ दिन पहले ही डेथ हुई है। वो बताती है कि क्योंकि इस बच्चे की मौत की रिस्पॉन्सिबल मैं खुद हूँ, और डॉग को अपनी स्टोरी सुनाती है। वो बताती है कि मैं इस बच्चे की बेबी सिटर थी और उस दिन इस बच्चे के पेरेंट्स घर पर नहीं थे और उन्होंने सैम के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ा था कि अगर सैम को भूख लगे तो वो कुछ भी बनाकर खा सकती है। यहाँ पर सैम अपने लिए मीट यानी गोश्त बना रही होती है, लेकिन तभी टीवी पर ये न्यूज दिखाई जाती है कि मेंटल अलाइजम से कुछ पेशेंट्स भाग गए हैं, और तभी सैम को उस घर में इंजर्ड आदमी दिखाई देता है। सैम उस आदमी की हेल्प करती है, लेकिन जब वो ये न्यूज सुनती है तो उसे उस आदमी पर शक होता है कि कहीं ये मेंटल अलाइजम से भागकर तो नहीं आ गया। इसलिए वो उस आदमी का हाथ मीट ग्राइंडर में डाल देती है, पूरी तरीके से उसका हाथ ग्राइंड कर देती है, और वहां पर सैम और उस आदमी के बीच काफी फाइट होती है और इस फाइट की वजह से सैम बेहोश हो जाती है। और फिर वो आदमी उस बच्चे के रूम में जाने लगता है, लेकिन तभी सैम उसको होश आ जाता है और वो भी वहां पर चली जाती है, जहाँ फिर एक बार सैम और उस आदमी की फाइट होती है और फाइट के दौरान इस बार वो आदमी स्टेयर पर से नीचे गिर जाता है, और तभी वहां पर सैम आती है और उस आदमी को कहती है कि तुम स्टूपिड हो, तुमने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। ये कहते ही वो उस आदमी के सर पे टीवी फेंक देती है, जिससे उसका सर क्रश हो जाता है। फिर थोड़ी देर गुजर जाने के बाद उस बच्चे के पेरेंट्स वहां पर आ जाते हैं, जो कि उस आदमी को देख के काफी शॉक्ड रह जाते हैं और वो काफी डर जाते हैं, क्योंकि वो आदमी कई देर तक क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उस बच्चे का बेबी सिटर था, क्योंकि सैम उस बेबी की बेबी सिटर नहीं थी, बल्कि सैम तो एक मेंटल पेशेंट थी, और ये उनमें से एक थी जो मेंटल अलाइजम से भाग गए थे। और उस बच्चे के पेरेंट्स देखते हैं कि वो बच्चा भी वहां से गायब है। वो उस बच्चे को हर जगह ढूंढने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता। लेकिन फिर वो जब ओवन खोल के देखते हैं तो वो काफी हैरान रह जाते हैं, जो उसने गोश्त सैम बना रही थी किसी और का नहीं बल्कि उनके बच्चे का था। हम इसमें ये जान पाते हैं कि सैम असल में एक सीरियल किलर थी, वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी, और सीरियल किलर होने के साथ साथ वो एक कैनिबल भी थी, जो कि बच्चों को कैप्चर करके उन्हें काट के खा लेती थी और उन बच्चों को मारने के बाद इंसान के तौर पर उन बच्चों का एक एक दांत अपने पास रख लेती थी। अब क्योंकि वो इस बच्चे का दांत नहीं ले पाई थी, इसलिए वो मौजूरीज में आई थी कि उस बच्चे का दांत लेने के लिए, और वहीं पर सैम डार्क को भी नाइफ से मार देती है। लेकिन डार्क अचानक से हंसने लगता है जोर जोर से, और हैरान कर देने वाली बात तो ये थी
जहाँ पर लाइट लगा था वहां से खून नहीं निकल रहा था, बल्कि अजीब सा चिपचिपा सा लिक्विड निकल रहा था। ये देखकर सैम डर जाती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन सैम अब मौजूदीज में फंस चुकी थी। वो वहां से भागने की काफी कोशिश करती है, लेकिन नहीं भाग पाती है। ऐसा लग रहा था जैसे मौजूदीज कोई भूल भुलैया बन गई है, और ये सब कोई और नहीं बल्कि डार्क कर रहा था। इसके बाद सैम एक लाइब्रेरी में आ जाती है, जहाँ पर डार्क उसे कहता है कि बेटा, अभी तो ये स्टार्टिंग है, आगे आगे देखो क्या होता है। ये कहते ही डार्क वहाँ पे कुछ बुक्स गिरा देता है। इन सारी बुक्स में उन सारे बच्चों की स्टोरीज थी जिन्हें सैम ने बुरी तरीके से मार के खा लिया था, बल्कि वो सारे बच्चे इनोसेंट थे। और तभी उन बुक्स में से उन सारे बच्चों की सॉल बाहर आने लगती है। सारे बच्चे की सॉल सैम को पकड़ लेती है और उसे खाने लगती है, और इसके बाद डार्क सैम की बॉडी में वही चिपचिपा लिक्विड डाल देता है और बाद में उसकी बॉडी पर स्टैचेस लगा देता है। और ऐसे करने के बाद डार्क भी उस मौजूदी से बाहर आ जाता है, लेकिन जैसे ही डार्क बाहर आता है डस्ट बनकर गायब हो जाता है। और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि डार्क भी असल में कोई इंसान नहीं बल्कि वो डार्क का सवाल था। और तभी हम मौजूदीज में देखते हैं कि सैम की अचानक आंख खुल गई है। इसका मतलब ये है कि डार्क के बाद अब सैम ही इस फ्यूनरल कलेक्शन को चलाने वाली है। हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये सारी स्टोरी सैम उसी बच्चे को दिखाती है जो स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर बांट रहा था। वो बच्चा सैम से डर जाता है और उससे कहता है कि मुझे देर हो रही है, मुझे घर जाना है। तो सैम उससे कहती है कि इतनी जल्दी भी क्या पड़ी है तुम्हें घर जाने की, अभी तो मुझे डिनर बनाना है और साथ में मिलकर खाना है। सैम का ऐसे ही कहते हैं मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।